ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच राम नाम की जंग छिड़ी है। दोनों नेता राम नाम के सहारे कैसे अपनी अपनी सियासत साध रहे हैं, आज इसका विश्लेषण हम करेंगे। गरीबों के उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर पर महंगाई की कैंची चली है। सवाल ये कि मंत्रियों और नेताओं के भत्ते में कटौती आखिर क्यों नहीं होती है, ये सवाल भी आज हम पूछने वाले हैं। मुंबई में 248 करोड़ की लागत से एक फ्लाईओवर बना, उद्घाटन के 3 दिन बाद ही उसकी क्वालिटी पर कैसे सवाल खड़े हो गए, ये खबर आपके लिए देखना जरूरी है। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट पीओके में पैकअप। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में एक राम कथा है। ये राम कथा सामान्य नहीं है, बल्कि ये राम कथा विशेष है, क्योंकि इसमें 2027 का चुनावी संदेश है। ये राम कथा आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनाई है। मौका लखनऊ में जगत गुरु राम भद्राचार्य के 9 दिवसीय श्री राम कथा आयोजन का था। आज इस आयोजन का आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम भद्राचार्य के मंच से राम कथा का पाठ किया। राम कथा के पाठ पे सीएम योगी ने जिन किरदारों और शब्दों पर जोर दिया, उनमें भगवान श्री राम, रामलला, रावण, राक्षस, ताड़का, सुबाहु, खरदूषण, चाचा, मामा, शकुनी, दुर्योधन, मारीच, हनुमान, विभीषण और हनुमान चालीसा प्रमुख है। राम कथा के पाठ में योगी ने महाभारत के किरदारों को भी शामिल कर दिया। सीएम योगी के राम कथा पाठ की टाइमिंग काफी अहम है। माना जा रहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की जाति वाली पीडीए पॉलिटिक्स पर पलटवार है। आखिर खरदूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े थे। जिसने राम का द्रोह किया है, याद करना उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली। शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस राम कथा के जरिए 2027 की अपनी चुनावी रणनीति जमीन पर उतार दी। रणनीति ये कि राम नाम के रसायन और राम मंदिर के सहारे ही बीजेपी 2027 की चुनावी जंग में उतरेगी। राम नाम ही विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा। अब राम नाम की राजनीति 2027 की परीक्षा का केंद्र बिंदु बन चुकी। सत्ता पक्ष की जुबान पर राम का नाम, तो विपक्ष भी राम धुन जप रहा है। दोनों तरफ से राम नाम के सहारे ही हिंदू वोटों को साधने का खेल शुरू हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी ने इस राम कथा का पाठ तब किया जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चंदे में गबन के संगीन आरोप लगाए। राम मंदिर ट्रस्ट की सफाई पर भी सवाल उठाए। सीएम योगी बिना नाम लिए विपक्ष को उस वक्त रामद्रोही बताने में जुटे हैं, जिस वक्त अखिलेश यादव अपनी राम भक्ति से बीजेपी को बेचैन कर रहे हैं। जिसने राम का द्रोह किया है, याद करना उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। हम सब इस बात को ध्यान में रखेंगे। अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जो चढ़ावा था मंदिर में, उसको लेकर के कुछ चीजें बाहर निकल करके आएंगी। कई जो बहुत ही सरकार के करीब हैं न्यूज़ चैनल, उन तक ने ये कहा कि सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? तो यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक धर्म युद्ध चल रहा है। सीएम योगी लगातार अपने राम नाम कार्ड को मजबूती देने में जुटे हैं, तो अखिलेश यादव चंदे में गबन जैसे आरोपों से उनकी रणनीति को फेल करने की कोशिश में जुटे हैं। सीएम योगी राम नाम के सहारे धर्म के नाम पर मतदाता को जोड़ना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव धर्म और जाति दोनों के प्रयोग से अपने वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं। इस बीच सीएम योगी की राम नाम वाली राजनीति विपक्ष को रास नहीं आ रही। विपक्ष कह रहा है कि आप हिंदुओं के नहीं बल्कि जनता के मुख्यमंत्री हैं। तोड़ने वाली ताकतें आएंगी, वे विभाजित करने का कार्य करेंगी। कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करेगा। कथा केवल सुनने की नहीं, उसको अंगीकार करने की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा होता है। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कभी राम मंदिर का नाम लेते हैं,
कभी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कभी रामायण के पात्रों का नाम लेते हैं, लेकिन वो 21वीं सदी में भारत के संविधान की बात नहीं कर रहे। दरअसल सीएम योगी की राम कथा में हार की एक टीज भी छिपी है। ये टीज 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी है, जब अयोध्या में ही बीजेपी का राम मंदिर कार्ड फ्लॉप साबित हुआ। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सीट बीजेपी से छीन ली। अब सीएम योगी दोबारा 2027 में भी राम मंदिर कार्ड को ही धार देने में जुटे हैं। यही वजह है कि वो बिना नाम लिए विपक्ष की तुलना रावण से कर रहे हैं। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी। आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना। हमारे मुख्यमंत्री जी भी अजीब हैं। लव से प्यार नहीं उन्हें, लैंड से प्यार है, और फिर धार्मिक कार्यक्रमों में हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म हमें जोड़ता है, सनातन धर्म हमें प्रेम का रास्ता दिखाता है। अब विपक्ष पूछ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन राक्षसों का जिक्र किया, कृपया वो बताएं कि कौन ताड़का और मारीच बनकर प्रदेश के विकास में विघ्न पैदा कर रहा है। दरअसल इस राम कथा और रामायण के किरदारों के जरिए सीएम योगी की कोशिश हिंदू आस्था को वोटों में तब्दील करने की है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव से उन्हें धर्म के मोर्चे पर भी चुनौती मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा यूपी में 80-20 का दांव चलने की है, क्योंकि अखिलेश यादव इसकी काट में 95-5 के फॉर्मूले को बल दे रहे हैं। राम कथा और रामायण के किरदारों के सहारे सीएम योगी वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जाति के नाम पर वोटों को एकजुट करना चाहते हैं। मारीच और खरदूषण जैसे राक्षसों का जिक्र कर लैंड जिहाद की बात करना भी उनकी हिंदुत्व वाली राजनीति का ही हिस्सा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने धर्म मार्ग से बीजेपी के हिंदू वोटों में सेंध लगाने का प्रयास किया है। यही वजह रही कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज खुलकर राम मंदिर का कार्ड सियासी गलियारों में उछाल दिया, तो विपक्ष ने उन पर संवैधानिक कर्तव्य छोड़कर धर्म विशेष की राजनीति करने का बड़ा आरोप लगा दिया। एक बात हमारे आदित्यनाथ ने कही थी, मैंने उसका समर्थन किया था, जो बटेंगे वो कटेंगे। रामायण के चौपाइयों के साथ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श के साथ अगर कोई विश्वासघात कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जब तक रावणी मानसिकता का समूल नाश न कर लें तब तक कैसे चैन से बैठे। किसानों के साथ गद्दारी की जा रही है, हमारे नौजवानों के साथ गद्दारी की जा रही है, हमारे छात्रों के साथ गद्दारी की जा रही है, भविष्य उनका खत्म किया जा रहा हो, ऐसे कालने में राक्षसों से कोई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की चुनावी बाजी को पूरी तरह धर्म वर्सेस जाति का नैरेटिव देना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के पीडीए प्रयोग से उन्हें वोटरों की जाति में बंटने का डर है। दूसरी वजह यह भी है कि 2017 के बाद से बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी के हिंदू वोटों का ग्राफ भी बढ़ा है। 2024 के नतीजे इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। 2017 में बीजेपी गठबंधन को हिंदुओं के 47% वोट मिले थे, जबकि एसपी गठबंधन के खाते में 19% वोट गए। 2022 की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को हिंदुओं का 54% वोट मिला, यानी 7% का इजाफा यहां देखा गया। वहीं समाजवादी पार्टी प्लस के हिंदू वोटों में भी 7% की वृद्धि हुई और उसे 26% हिंदुओं के वोट मिले। इसके बाद 2024 में तो समाजवादी पार्टी यूपी में रिकॉर्ड 37 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई। माना जाता है कि अखिलेश यादव का पीडीए दांव कारगर साबित रहा। यूपी के मतदाता ने धर्म नहीं जाति की राजनीति पर वोट किया, तभी अयोध्या जैसी धार्मिक प्रयोग वाली सीट भी बीजेपी हार गई। बावजूद इसके सीएम योगी 2027 में राम नाम का दांव चल रहे हैं। पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इस पर क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। देखिए, भाजपा जब से गठित हुई है तब से लेके भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा कभी छोड़ा ही नहीं। जितने चुनाव हुए हैं 90 के बाद से लेके अब तक, सब में राम मंदिर उनका प्रमुख मुद्दा रहा है। उनके एजेंडे में पहला मुद्दा ही राम मंदिर का रहता है। अब तो उनके लिए उपलब्धि है, हालांकि 24 में उनको राम मंदिर निर्माण के बाद भी नुकसान हुआ, अयोध्या जैसी सीट वो हारी, लेकिन भाजपा ने उस मुद्दे को कभी ना छोड़ा है, ना भाजपा कभी छोड़ेगी। 27 वाले चुनाव में भी, यूपी के चुनाव में निश्चित रूप से राम मंदिर भाजपा का प्रमुख मुद्दा रहेगा। हिंदुत्व और धर्म के मोर्चे पर सीएम योगी से मिल रही चुनौती को अखिलेश यादव अकेले जाति कार्ड से फेल नहीं कर सकते। यही वजह है कि वो भी हिंदुत्व के प्रतीकों के सहारे धर्म और पीडीए के सहारे जाति दोनों पिच साधने में जुटे हुए हैं। अब अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं।
बात उज्ज्वला योजना के सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की संख्या में की गई कटौती की करते हैं। मतलब गरीब आदमी पर हुई महंगाई की एक और स्ट्राइक की करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के करोड़ों लाभार्थियों को महंगाई का झटका लगा है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत एक साल में मिलने वाले सब्सिडी गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर अब 4 कर दी गई है। सरकार ने यह कदम औसत घरेलू खपत के स्तर को ध्यान में रखते हुए उठाया है। इस योजना को गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ इसके नियम बदलते गए। मई 2016 में शुरू की गई इस योजना के तहत लाभार्थियों को शुरू में हर साल 14.2 किलो वाले 12 सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर मिला करते थे। पिछले साल इस कोटे को घटाकर 9 सिलेंडर कर दिया गया, यानी 9 सिलेंडर पर ही सब्सिडी दी जा रही थी। अब इसे भी घटाकर 4 कर दिया गया, यानी 4 सिलेंडर पर ही लाभार्थियों को सब्सिडी मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से एक सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। मतलब ये कि साल भर में खाते में सब्सिडी के रूप में 1200 रुपए ही आएंगे, बाकी पैसा आपको अपनी जेब से चुकाना होगा। भारत की बात में हमने बताया था कि इस बार महंगाई किश्तों में आएगी। सरकार धीरे धीरे दाम बढ़ाएगी और असर स्लोली होगा। ऐसा ही हो भी रहा है। पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इस पर क्या कुछ कहा है वो सुनिए, उसके बाद खबर को विस्तार देंगे। For PMUY customers, as you must have seen in the PIB, given the fact that average consumption is 4 to 5 cylinders a year per PMUY connection, there has been a cap of 300 rupees per cylinder, which is the subsidy given as the DBT to these PMUY customers, is capped at 4 cylinders now. First 4 cylinders you will get 300 rupees per kg for all PMUY customers. तो सरकार कह रही है कि इस योजना का लाभ लेने वालों की औसत खपत 4 से 5 सिलेंडर है, इसलिए इसे कम किया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना से देश में करीब 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा परिवारों को सब्सिडी वाले सिलेंडर मिला करते हैं, लेकिन अब इन लोगों को सिर्फ 4 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी, जो इन 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए एक बड़ा झटका है। इसी दर्द को समझने के लिए आज एबीपी न्यूज ने इस योजना के लाभार्थियों से बात की। साल 2016 में पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। इस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब इसी योजना की सरकार ने नियम बदल दिए हैं। जो लाभार्थी अभी तक 9 सिलेंडर पर सब्सिडी ले रहे थे, अब उन्हें सिर्फ 4 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी, यानी साल में अब सिर्फ 1200 रुपए की सब्सिडी ही खाते में आएगी। उदाहरण के तौर पर समझाएं तो अगर आप नई दिल्ली में रहते हैं तो आपको 942 रुपए में ही 14.2 किलो का LPG सिलेंडर लेना होगा। उज्ज्वला योजना के तहत इसमें से 300 रुपए वापस सरकार खाते में डालेगी, यानी उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर 642 रुपए में मिलेगा। लेकिन अब ऐसा सिर्फ 4 सिलेंडर पर होगा। अगर 5वां सिलेंडर लेंगे तो पूरे 942 रुपए देने होंगे। इसी दर्द को समझने के लिए हम लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित पर्वतपुर गांव पहुंचे, जहां हमें सीमा मिली। सीमा साल 2020 में इस योजना की लाभार्थी बनी थी। सरकार ने मतलब ये दे करके कि औरतों को मतलब चूल्हे में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब धुआं उनको नहीं लगेगा। अब फिर वही हमको करना पड़ेगा। सब्सिडी आपके अकाउंट में बच जाती जी, थोड़ा बहुत बच जाती थी, अब वो भी नहीं। अब वो सुने कि 4 महीने फिर उन्होंने कर दिया है, तो क्या फायदा है इससे? इतनी महंगी गैस कर दी तो हम कैसे भरवाएंगे गैस? ऐसी महिलाओं की संख्या करोड़ों में है जो इस योजना का लाभ ले रही है। अब महंगाई के इस दौर में सब्सिडी में कटौती ने इनकी परेशानी भी बढ़ाई है और किचन का बजट भी बिगाड़ा है। यही होता था कि यहाँ जो अगली जो भराया है उसका पैसा थोड़ा करके हमारा कुछ बन जाता था, पैसा पूरा उसको जोड़ के एक सिलेंडर अगली बार और भरा लेते थे। हम चाहते हैं जैसे पहले पैसा आता था वैसे ही सब्सिडी हमारे इसमें आए। सरकार ने मई 2022 में 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी शुरू की थी। सब्सिडी हर बार सिलेंडर रिफिल करवाने पर लाभार्थियों के खाते में जमा की जाती थी। अक्टूबर 2023 में सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया गया था, लेकिन अब सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है, जिससे आम लोगों पर महंगाई की एक और स्ट्राइक हो गई है। कुछ कम से कम हमारे अकाउंट में पैसा होता था तो उसमें हम कुछ कर सकते थे। हमारे अकाउंट में पैसा कोई नहीं पाएगा, हम ले लेंगे तो अब कैसे हमारा काम चलेगा? तो मांग क्या कि जैसे रहे वैसे हो जाए। 1 साल में 10 चाहिए हमारे को।
क्योंकि हमारा गुजारा नहीं होगा, बड़ी फैमिली और लकड़ी भी बहुत महंगी हो रही है। लकड़ी कहाँ से लावे हैं, कोयले कहाँ से लावे हैं, हम कैसे होएगा, हमारा गुजारा नहीं होएगा। आम आदमी पर महंगाई की मिसाइल पिछले कुछ समय में बार बार दागी जा रही है, जिसका असर आम आदमी पर तो साफ दिखता है, लेकिन यह असर हमारे माननीयों पर नहीं नजर आता। आम आदमी को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की जाती है, लेकिन हमारे ही वोट से मंत्री सांसद बने माननीयों के भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाती। पेट्रोल डीजल के बार बार दाम बढ़ने से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता है, लेकिन माननीय लाखों में वेतन लेते हैं, इसमें कोई कटौती नहीं होती। पेट्रोल डीजल बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, हर चीज के दाम बढ़ने लगते हैं, लेकिन हमारे माननीय सरकारी बंगले, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनके खर्चों में कोई कटौती नहीं होती। महंगाई और सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या घटाने पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा, उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई। पिछले 3 महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 89 रुपए बढ़ा दिए गए। मतलब पहले दाम बढ़ाओ, फिर सब्सिडी घटाओ, गरीबों का चूल्हा बुझाओ। अखिलेश यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में एक शख्स सिलेंडर को चूल्हे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सिलेंडर के अंदर कोयला जलाकर खाना बनाया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, आपदा में आविष्कार, महंगी हुई गैस तो जिस सिलेंडर से चूल्हा जलता था उसे ही चूल्हा बना लिया। आज इसी मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा, सरकार से सब्सिडी बढ़ाने की मांग की। मोदी जी जवाब दीजिए, अब हर हिंदुस्तान की बहनें आपको महंगाई मैन कहने लगी हैं। भाजपा निर्मित महंगाई ने घरों का बजट लूट लिया है। हमने घोषणा की थी कि हम 9 सिलेंडर देंगे, किसी की भी जरूरत 4 से 5 सिलेंडर से अधिक नहीं थी, कि जिसकी जितनी जरूरत होगी हम उसको उतनी सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। किताब तो उन्हें बहुत मिलेंगे। आज़ादी के बाद इतना महंगा डीजल पेट्रोल कभी नहीं बिका होगा। रसोई गैस के सिलेंडर का इतना प्रचार किया गया, सुना है सरकार वो भरवा ही नहीं पा रही। ईमानदारी से स्वीकार करूंगा कि ये चिंताजनक परिस्थिति है। वैसे कटौती सिर्फ उज्ज्वला योजना के सिलेंडर में ही नहीं हो रही, बल्कि चुनाव के वक्त कल्याणकारी योजनाओं का नाम देकर जनता को मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं, अब वो रेवड़ियां सरकारों को महंगी पड़ने लगी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना से 80 लाख महिलाओं को बाहर किया गया है। वहीं कर्नाटक में डीके शिव कुमार की सरकार गारंटी योजनाओं के लाभार्थियों का नए सिरे से वेरिफिकेशन कराने की बात कह रही है। एक तरफ आम आदमी पर महंगाई की मार है, दूसरी तरफ आम आदमी बतौर टैक्स सरकार को जो पैसा देता है, सरकार उस पैसे का भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। या यूं कहें कि जनता के टैक्स का पैसा भ्रष्टाचारियों की जेब में जा रहा है। यारों, मुंबई के एक फ्लाईओवर को लेकर विपक्ष फडणवीस सरकार पर लगा रहा है। 6 जून को मुंबई में मृणालताई गोरे फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ। यह फ्लाईओवर मुख्य रूप से गोरेगांव ईस्ट और गोरेगांव वेस्ट को जोड़ता है। 750 मीटर का फ्लाईओवर बनाने में कुल 248 करोड़ रुपए का खर्च आया। 10 साल का लंबा वक्त लगा। अभी 3 ही दिन बीते हैं, कह लीजिए 3 दिन भी नहीं हुए हैं। फ्लाईओवर की सड़क उबड़ खाबड़ नजर आने लगी है। नई सड़क ऐसे दिखने लगी जैसे पैचवर्क इस पर हुआ है। ऐसे में अब इसकी क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं और इसे सरकार के भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है। मुंबई में बनकर तैयार हुआ ये फ्लाईओवर आपको गांव देहात की सड़कों का एहसास कराएगा। आवाज सुनिए। और सोचिए, 3 दिन पुराने इस फ्लाईओवर पर चलते हुए गाड़ी पर क्या बीत रही है। पुर्जा पुर्जा जो हिल गया है। छह जून को फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है। कुल मिलाकर आज 3 दिन ही हुए हैं और 3 दिन में ही इसकी हालत जरा देख लीजिए। गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से लेकर ओशिवारा तक जोड़ने वाला ये नया नवेला फ्लाईओवर गोरेगांव ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है। इस फ्लाईओवर को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन कुछ ही घंटे बाद सवालों की गाड़ी इस पर दौड़ने लगी। दरअसल आप देखें तो ये जो फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है, इसका जो जॉइंट है पुराने वाले फ्लाईओवर से लेकर वहाँ जो डामर बिछाया गया है उस पर इस प्रकार के निशान है।
ये बड़े वाहनों के जो टायर हैं, बड़े वाहनों के टायर के निशान दिख रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए ये कहीं ना कहीं जो इस रोड की फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ पर देखें तो गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे ये बारिश से नहीं हुए हैं बल्कि ये फिनिशिंग का मामला है। हैरानी की बात यह है कि इस अजूबे को बनाने में 10 से 20 करोड़ नहीं, पूरे 248 करोड़ रुपए लगे हैं। इसे बनाने में 10 साल का समय लगा है, लेकिन बनने के 3 दिन में ही जगह जगह पैच नजर आने लगे हैं। 2018 में जब ये काम शुरू हुआ तब इसकी लागत थी 209 करोड़ रुपए। 2026 में जब ये काम पूरा हुआ तो उसकी लागत बताई गई 248 करोड़। पूरे काम की ऑडिट की जाए और इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। फ्लाईओवर की लंबाई करीब 750 मीटर है, यानी इसके गुणा गणित को देखा जाए तो 1 मीटर पर 33 लाख रुपए खर्च हुए। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी क्या बना, ये आप देख रहे हैं। फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल उठे तो बीएमसी सामने आई, जवाब देते हुए कहा फ्लाईओवर की संरचनात्मक सुरक्षा, स्थिरता और गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं हुआ है। पुल पर 40 मिलीमीटर मोटी मैस्टिक डामर का इस्तेमाल हुआ है। नागरिकों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त गिट्टी हटाने और आवश्यक तकनीकी सुधार किया जाएगा। बीएमसी ने कहा है कि समय के साथ ये सारी चीजें एक समान दिखाई देने लगेंगी, यानी बीएमसी नहीं, समय फ्लाईओवर के सारे घाव खुद भर देगा। अब इसी फ्लाईओवर की तस्वीरें दिखाकर विपक्ष पोस्टर की तरफ इशारा कर रहा है। राजनीतिक पोस्टर की गुणवत्ता देखिए और फिर सड़क की सतह की गुणवत्ता देखिए जो उन्होंने जनता को दी है। वो सिर्फ हमारे प्रिय शहर को लूट रहे हैं। दरअसल सड़क पर उद्घाटन के समय कई पोस्टर लगाए गए थे जिसमें सरकार की तारीफ थी, सरकार के काम का गुणगान था। हर काम में भ्रष्टाचार, हर काम में धांधली, हर काम में लूटपाट क्यों करते हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी कि मुद्दों पर हम आएंगे, अच्छे दिन हम लाएंगे। आपने तो कॉन्ट्रैक्टर के अच्छे दिन ला दिए, जनता तो त्राहिमाम कर रही है। सवाल उठे तो सोशल मीडिया पर भी 2 तस्वीरें ट्रेंड करने लगी। दोनों तस्वीरें इसी फ्लाईओवर की थी। पहली तस्वीर 6 जून के उद्घाटन की थी जब फ्लाईओवर पर रेड रिबन कटा था। दूसरी तस्वीर फ्लाईओवर की हालत की थी जिसको लेकर लिखा गया 8 जून को रोड उखड़ गया। मुंबई में हुए विकास की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पार्टी नेता इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। तमाम कांग्रेस नेता इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट को आप देख रहे हैं, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम जो नेता हैं वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ बहस भी हुई है। कांग्रेस की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन कल संज्ञान ले सकता है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड, गैर कानूनी जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उस पर किस तरह का छिपा के रखा था कि कैसे वहाँ पर जो है लोकतंत्र है, उस बहाली है, वहाँ पे लोग बेहद खुश हैं, वो साफ दर्शाता है कि आज ये जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के हवाले था उसकी हालात कैसी कर दी है पाकिस्तान की सेना और सरकार ने। पायलट हाई स्कूल से लेके CMH हॉस्पिटल तक लाशें ही लाशें और फोर्सेस जो है लाशें उठाने नहीं दे रही हैं और लाशें गायब करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और PM शहबाज शरीफ के खिलाफ विद्रोह भड़का हुआ है। पूरा POK बंद है और विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान में गोलियां बरसाई जा रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है जहां आम जनता अपनी सेना और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, उन्हें आटा और बिजली चोर बता रही है। दूसरी तरफ है हिंदुस्तान के कश्मीर की तस्वीर जहां आज ही एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का फाइनल ब्रेक थ्रू आज हुआ है। अब श्रीनगर और लद्दाख के बीच 12 महीने तक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। लद्दाख का सर्दियों वाला वनवास खत्म हो गया है। आम लोग
पर्यटक और देश की सेना के लिए ये सुरंग मील का पत्थर साबित होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जनता सड़कों पर है। आटा और बिजली जैसी आधारभूत जरूरतों की मांग करने पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। जनता की आवाज को दबाने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लेकिन पीओके के आम नागरिक मुनीर और शहबाज शरीफ की सत्ता के खिलाफ दहाड़ रहे हैं और ये दहाड़ कह रही है कि पीओके में पाकिस्तानी सत्ता के पैकअप का वक्त हो चुका है। मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है। रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहां से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। लोगों को, जो लोग जख्मी हैं, जिनका खून बह रहा है, उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा। जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही हैं। अपना हक मांगने वाले निहत्थे आम नागरिकों पर गोलियां कैसे मारी जा रही हैं, उसकी तस्वीर भी गवाही बनकर दुनिया के सामने आ चुकी है। एक शख्स आगे भाग रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बेरहम गोलियां उसे चीरने के लिए बिना रुके फायर की जा रही हैं। ये महज एक तस्वीर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के रक्त चरित्र पर मुहर है। वो चरित्र जो सिर्फ तानाशाही में यकीन करता है, लोकतंत्र में नहीं, जहां सिर्फ आसिम मुनीर का कानून चलता है और वो कानून कहता है कि जो आवाज उनके खिलाफ उठे उसे बेरहमी के साथ कुचल डालो। साथियों, दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि इन जालिमों ने, इन जाबरों ने जो मुजफ्फराबाद के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान से फोर्सेस मंगवाई, हमें कत्ल करवाने के लिए। इसीलिए तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जहां जहां आम जनता सड़कों पर उतरी, वहां सिर्फ ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। पीओके में रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद और कोटली भिंबर से लेकर दयाल और पालंदरी तक हर कोने में विरोध हो रहा है। इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। आटा छोड़ो, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि सत्ता में बैठे लोग आम लोगों के निवाले तक पर डंक मारने लगे और शिकायत करने पर, उनकी जान लेने पर आमादा हो जाए। और हुकूमत पाकिस्तान को और इन फोर्सेस को बताना चाहते हैं कि हमारा इम्तिहान ना लो। हम यहाँ के जो अवाम है, हम सस्ती बिजली, सस्ता आटा और बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं, उसके जवाब में तुम हमें गोलियां मार रहे हो। फायरिंग हो रही है, सड़कों पर आम लोगों की लाशें बिछ रही हैं, बावजूद इसके लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। चौक चौराहों पर पाकिस्तान की सेना और सत्ता को चुनौती देने वाली हुंकार सुनाई दे रही है। आज कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता, किसी सूरत हम नहीं रुकेंगे। ये एफसीटीसी, ये चोर चिकेरे, हम इनको कभी भी आज के बाद इनका कानून नहीं मानेंगे। पीओके में प्रोटेस्ट पहली बार नहीं हो रहे और मेरे ख्याल आखिरी बार भी नहीं हो रहे।
अगर पिछले 40 साल की हिस्ट्री पढ़े, पहले दबे शब्दों में होता था, झुके शब्दों में होता था, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि पीओके खुलकर एक जज्बे के साथ सामने आ रहा है कि उसे पाकिस्तान मंजूर नहीं है। अब जो वहां की जेनजी ही नहीं, उनके जो पुराने लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, औरतें बच्चे हैं, ये सभी मिलकर इस समय पाकिस्तान के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना और पुलिस के खिलाफ पीओके के लोगों में गुस्सा कितना ज्यादा है उसे इस तस्वीर से समझिए, जब पुलिस की वर्दी को ही तार पर टांग दिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले रावलाकोट में सुबह 11 बजे से हजारों प्रदर्शनकारियों का हुजूम सड़कों के ऊपर आया था, जिसने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद पीओके के अलग अलग इलाके ददियाल और भिम्बल से रावलाकोट की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों के ऊपर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स ने सीधा डायरेक्ट फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके अलावा पैलेट गन चलाई, जिसके बाद अब तक आई जानकारी के मुताबिक 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और 15 प्रदर्शनकारी घायल हैं। आप सीधी स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है, सीधी स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है जी आवाम पे। तस्वीरें देखकर लग रहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का कोई ऐसा कोना नहीं था जो सुलग ना रहा हो। वो मार के नहीं, उसके लग गया, उसके लग गया पैर। कल्पना कीजिए सत्ता के खिलाफ उस गुस्से की जिसके बाद गोली का डर खत्म हो गया। बगावत की ऐसी आग जिसमें आम लोग सीने पर गोली खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मानो किसी को मौत का डर नहीं था। पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। ये अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की जनता कुल 38 मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इन मांगों में सस्ती बिजली से लेकर आटा, दाल और चावल भी शामिल है। पीओके की जनता के मुताबिक पाकिस्तान ने मंगला डैम जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी पीओके में लगा रखे हैं। ऐसे में पीओके की जनता को सस्ती बिजली मुहैया कराई जाए। पीओके चाहता है जो एक आम इंसान चाहता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, चारों ही चीजें पीओके में पाकिस्तान बिल्कुल नहीं दे रहा है। ये बड़ी क्लैरिटी है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। 4000 मेगावाट से ज्यादा की इलेक्ट्रिसिटी वहां प्रोड्यूस होती है। सो मुनीर और शाहबाज इस इलेक्ट्रिसिटी को पंजाब लेकर जाते हैं। जो फाइनेंशियल अर्निंग्स यहाँ से निकल कर आती है, रिसोर्सेज से निकल कर आती है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ। मुझे नहीं लगता कि इस बार पीओके की जनता को बार बार की तरह बेवकूफ बनाया जा पाएगा। दे रियलाइज कि हमारे रिसोर्सेज के बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पीओके में पूरा बवाल 5 जून की घटना के बाद शुरू हुआ। दरअसल 5 जून को रावलकोट में शाहजैब हबीब नामक एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। मौत के खिलाफ भारी भीड़ ने सड़क जाम कर दी थी। लोगों को हटाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की, जिसके बाद हालात और बेकाबू हो गए। विरोध हिंसक झड़पों में बदल गया। पीओके में नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने अस्पताल के बाहर जमा शोक मनाने वाले लोगों पर गोलियां दागी। इसके बाद से ही हालात बेकाबू हो चुके हैं। पीओके की जनता अपनी मांगों को मनवाने पर अड़ी हुई है। इन्हीं मांगों में शामिल है पीओके की संसद में 12 रेफ्यूजी सीटों को हटाना। दरअसल पीओके की संसद में 12 सीटें कथित शरणार्थियों के लिए रिजर्व है। वो शरणार्थी जो भारत के कश्मीर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आए थे और अब पीओके की जगह वो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। पीओके के लोगों का सवाल है कि जो लोग यहाँ रहते ही नहीं हैं, वो कैसे यहाँ की 12 सीटों के वोटर और सांसद बन सकते हैं। और दुनिया जानती है कि कैसे पाकिस्तान इन 12 सीटों का इस्तेमाल आतंकी संगठन के परिवार और उनके लोगों को पीओके का सांसद बनाने के लिए करता है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप?
एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। करीब 7 साल पहले 2019 में जब संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर ये बयान दिया था तो मानो पूरे देश की भावनाओं को उड़ेल कर रख दिया था। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। दरअसल पीओके जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है बल्कि वो हिंदुस्तान का मुकुट है। गिलगित से लेकर बाल्टिस्तान तक मौजूद वो जन्नत जो अखंड भारत को पूरा करती है। पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया है उसे 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्सा जो पाकिस्तान से होते हुए चीन के कब्जे में चला गया है जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। दूसरा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान का है और बचा हुआ तीसरा हिस्सा है पीओके। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन को दे दिया है। दूसरे हिस्से यानी गिलगित में 14 जिले हैं। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा पीओके का है उसमें 10 जिले आते हैं। 10 जिलों वाले इस पीओके में कुल 45 विधानसभा सीटें हैं। 45 में से 12 सीटों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना अपने चहेतों को बिठाती है। ये हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के नुमाइंदे होते हैं जो रावलपिंडी से लेकर कराची तक में रहते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना इन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है और जब चाहती है 11 और सदस्यों को तोड़कर अपना प्रधानमंत्री पीओके में बनवा लेती है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब पीओके में लोग सड़कों पर उतरे हैं। पिछले साल अक्टूबर में भी इसी तरह पीओके की जनता विरोध कर रही थी और उस वक्त भी विरोध को कुचलने के लिए सड़कों को लहू से लाल कर दिया गया था। 31 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने खासम खास और राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह को पीओके भेजा था। पिछले साल जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे तब उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने प्रमुख सलाहकार राणा सनाउल्लाह को पीओके में भेजा था, जिसके बाद राणा सनाउल्लाह ने इन प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक करी जिसमें प्रदर्शनकारियों की 38 में से 21 मांगे मान ली गई थी। लेकिन ये वादा सिर्फ और सिर्फ वादा ही रहा और जमीन पर कुछ नहीं उतरा। जिसके बाद जब प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतरे तब इस बार शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की सेना ने उन्हें चुप करवाने के लिए गोलियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इस बार के प्रोटेस्ट में एक जज्बा बिल्कुल अलग है, एक एग्रेशन बिल्कुल अलग है, एक समझदारी अलग है, एक डिमांड जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से प्रोड्यूस की जा रही है। मैं कहता हूं अगर इससे पहले के जितने भी प्रोटेस्ट देखे जाएं वो शायद आर के थे कि उनकी डिमांड्स पूरी हो जाएं। इस बार मुझे लग रहा है आर और पार में पीओके पार जाना चाहता है, पार पाना चाहता है पाकिस्तान से, पार पाना चाहता है पाकिस्तान की आर्मी की क्रूएल्टी से। पीओके में इस बार सबसे ज्यादा गुस्सा ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगाने को लेकर है। दरअसल ये पीओके में काम करने वाला वो नागरिक संगठन है जो लोगों के हक की आवाज को उठाता रहा है और जिसकी एक आवाज पर पूरा पीओके सड़कों पर उतर आता है। अब पाकिस्तान की सेना और सरकार ने नया पैंतरा चला है और इस संगठन को आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया है कि यह संगठन कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा था, जबकि पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने संगठन पर बैन लगाने को गलत ठहराया। पाकिस्तान के कब्जे वाले लोग अपने हाल पर रो रहे हैं। कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होता अगर आजादी के वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अलग रहने की बात न की होती। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है जो श्रीनगर के पश्चिम और थोड़ा उत्तर में झेलम नदी और उसकी सहायक नदी नीलम की घाटी में स्थित है। नीलम
जिसे भारत में किशन गंगा कहा जाता है। चालीस लाख की आबादी वाले पीओके के बनने की कहानी शुरू होती है साल 1947 में बंटवारे के कुछ दिनों बाद से ही। 1947 का वो वक्त जब हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने फैसला लिया कि वो ना तो भारत के साथ रहेंगे और ना ही पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर को उन्होंने स्वतंत्र रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों की आड़ में कश्मीर में घुसपैठ कर दी। बाईस अक्टूबर 1947 जब पाकिस्तानी कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर में घुसे थे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबायलियों ने लूटपाट और मारपीट को अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। चौबीस अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की। 25 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने हरि सिंह को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर दस्तखत करने को कहा। उधर पाकिस्तानी फौज खुलकर कबायलियों के साथ कश्मीर में घुस चुकी थी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू आ गए और उस दिन उन्होंने भारत के साथ विलय की घोषणा की। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और फिर उसने मोर्चा संभाला। 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात कितने ज्यादा खराब हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। पीओके की पाकिस्तान परस्त कठपुतली सरकार ने वहां हो रहे अनिश्चितकालीन प्रदर्शन को कुचलने के लिए 1 करोड़ के इनाम का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शन का आयोजन करने वाले शौकत नवाज मीर, उमर नजीर, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमन खान पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। पहले संगठन पर बैन लगाया और अब आयोजकों पर नकेल कसने की कोशिश है, लेकिन जब जनता अपना हक मांगने पर अड़ती है तो अच्छे तानाशाहों को झुकना पड़ता है। इसी के साथ भारत की बात में बस इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।